नमस्ते। आज हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दिल क्या करे सीरीज में। टुडे विल सी कार्डियक डिसऑर्डर्स। इसमें कॉमन कौन सी हार्ट की कंडीशंस है जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखना जरूरी है। आज जो हार्ट की बीमारियां हैं, मैं 3 या 4 बीमारियों के बारे में डिस्क्राइब भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा और उनके सिम्टम्स के बारे में भी चर्चा करूंगा कि अगर इसमें से कोई सिम्टम्स आपको है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सो कार्डियक डिसऑर्डर्स कॉमन जो है उसमें एंजाइना और हार्ट अटैक जो कहते हैं, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये दो तो आपने हमेशा सुना ही है। हार्ट फेलियर के बारे में भी शायद जानते हैं, पर एरिथमिया मतलब हार्ट की एक रिदम होती है, लब डब लब डब लब डब, वो रिदम में इट शुड बी, इफ दैट रिदम इज डिस्टर्ब, अगर वो रिदम आगे पीछे होती है तो उसके कारण भी कई सारी तकलीफें होने की संभावना है। फिर आते हैं वाल्व की तकलीफ, हार्ट में 4 वाल्व रहते हैं, वाल्व की प्रॉब्लम्स। फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज मतलब कोई जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, आप बॉर्न हुए हैं वो प्रॉब्लम के साथ, आपके हार्ट में वो पैदाइश वो तकलीफें हैं, बट उसके बारे में हम आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। एंड लास्ट आई वांट टू स्पीक अबाउट इज सडन कार्डियक डेथ और अ कार्डियक अरेस्ट। अभी बहुत यंगस्टर्स जो हैं, वी कम टू नो अबाउट मिडिल एज पीपल, काम कर रहे थे ऑफिस में, सडनली पास्ट अवे, जिम में जा रहे थे, सडनली पास्ट अवे, खाना खाने बैठे थे। सो ये सडन कार्डियक डेथ क्या है, लेट अस जस्ट ब्रीफली टच अपॉन इट, बट मेजरली ऑब्वियसली हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं। सो क्या सिम्टम्स है, आपको डायग्नोसिस कोई भी हो, पहले जो मैंने जो कॉमन तकलीफें बताई है वो है नहीं है वो बाद में देखेंगे। अगर आपको छाती में, छाती के आसपास कहीं पे भी दर्द हो रहा है, अगर आपको थकान जैसा महसूस हो रहा है, सांस भर रही है, अगर आपको टाइटनेस यानी कि कोई खींच रहा है या छाती पे वजन लग रहा है, सूखी खांसी आना जो एलर्जी के वजह से नहीं है, इन्फेक्शन के वजह से नहीं है, अस्थमा के वजह से नहीं है, पैल्पिटेशंस यानी कि छाती में हार्ट बीट्स आपको उस फील होना कि हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, एकदम आप बैठे हैं बट फास्ट हार्ट बीट महसूस होना, या फिर ऐसा महसूस होना कि मेरी हार्ट बीट स्किप हो रही है, चक्कर आ जाना, ब्लैकआउट हो जाना, बेहोश हो जाना। अगर ये कुछ बेसिक सिम्टम्स अगर इसमें से कोई हो रहे हैं तो यू नीड टू एनालाइज योर हार्ट। यूजुअली लेफ्ट साइडेड जो हम कहते हैं कि छाती में लेफ्ट साइड में दर्द होगा, बट ये नेक में भी प्रेजेंट कर सकता है, बाइसेप तक भी जा सकता है, जॉ में भी आ सकता है, कान पे भी हो सकता है। एंड रिमेंबर, सिर्फ वहां पे ही नहीं, वो दोनों तरफ हो सकता है। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि कहां कहां कार्डियक पेन प्रेजेंट कर सकता है। सो इफ यू सी हियर केयरफुली, गैस्ट्रिक रीजन में भी ये पेन होने की संभावना है, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में भी। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए डायग्नोस करना कि ये हार्ट अटैक है, एंजाइना है, एसिडिटी है, मसल पुल हो गया है, जैसे नेक रह गई, गर्दन रह गई है, या फिर हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस, सो इट इज बेस्ट दैट अ डॉक्टर विल हैव अ लुक अगर आपको कोई ये सिम्टम्स है। सो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है कि जब ब्लड जो है, आर्टरीज जो हार्ट की आर्टरीज होती है, मैं उसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, वो अगर वहां पे ब्लड सप्लाई एक क्रिटिकल पॉइंट से कम हो जाता है या बंद हो जाता है, कोई क्लॉट के कारण, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण, कोरोनरी स्पैज्म के कारण, तो वो घातक हो सकता है, खून नहीं पहुंचता कार्डियक टिश्यू को, तो कार्डियक टिश्यू डैमेज हो जाता है, दैट इज हार्ट अटैक बेसिकली। और उसके वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर स्टॉप होता है और अगर दूसरे ऑर्गन्स में जाके ये तकलीफ होती है, ना सिर्फ हार्ट में, कहीं पे भी ब्लड सप्लाई स्टॉप होगा तो पैरालिसिस, ऑर्गन फेलियर वगैरह हो ही सकता है। कई बार जैसे मैंने बताया, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण आर्टरीज थिक हो गई है, थिकन्ड आर्टरीज के कारण ये प्रॉब्लम होने की संभावना भी रहती है, उसे कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म कहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, अगर ब्लॉक नहीं हुआ है पर कम हो गया है, तो कुछ एक्टिविटी करने पे, कुछ आगे मेहनत करने पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तब भी पेन होता है, उसे हम एंजाइना कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, व्हाई डज दिस हैपन इन द हार्ट?
अभी हार्ट कोई इलेक्ट्रॉनिक पंप तो है नहीं जो बाहर से फिट किया, इट इज फाइनली अ पार्ट ऑफ योर बॉडी ओनली। एवरी सेल, एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत तो पड़ती ही है। सो जैसे हमने कल के वीडियो में देखा था, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा के जरिए, दिस इज द एओर्टा, एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड खून पहुंचता है। वहीं से एओर्टा से ही कोरोनरी आर्टरीज निकलती है। कोरोनरी आर्टरीज यानी कि हार्ट की आर्टरीज। सो ये जो खून पूरी बॉडी में जाता है, हार्ट अपने आप को भी ये ब्लड सप्लाई करता है ताकि वो मसल बीट हो सके, अपना फंक्शन निभा सके और प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, एओर्टा में से ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए, अपने आप को ब्लड सप्लाई करने के लिए, एवरी टाइम जब हार्ट बीट होता है एओर्टा में ब्लड जाता है तो अपनी खुद की कॉर्नरी आर्टरीज में भी जाता है। ये एक राइट ब्रांच है, ये लेफ्ट ब्रांच है। ऊपर से देखेंगे तो ये एओर्टा है, एक राइट ब्रांच गया है जिसमें एक लेफ्ट गया, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, डायगोनल आर्टरीज, एंटीरियर डिसेंडिंग एटसेट्रा, वो उसमें से ब्रांचेस आते हैं। दिस इज अ हाइपर एनहांस्ड व्यू। तो आप जैसे देख सकते हैं पेड़ की टहनी के जैसे आर्टरीज की ब्रांचिंग ब्रांचिंग एंड द होल हार्ट इज कवर्ड बाय दीज कोरोनरी आर्टरीज। ये अपने आप को ब्लड सप्लाई हार्ट करना पड़ता है। So as you can see, this is the normal supply of the heart. यहाँ पे because of fatty deposits in the artery and fatty atherosclerotic plaque buildup, थोड़ा सा आर्टरी का फ्लो नैरो हो जाता है। सो व्हेन यू सडनली एक्सर्ट, सडनली उस पर प्रेशर आता है तो शायद वो ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं। सो जब पूरी तरह से अगर हार्ट का सप्लाई बंद हो गया, इट इज नॉट नैरो, मैंने आपको अभी तो दिखाया, वो नैरो दिखाया था कि इसमें फिर भी आगे थोड़ा ब्लड जा रहा है, उसमें अभी भी आगे फ्लो की संभावना है। पर अगर वो ब्लॉक हो गया, वो प्लाक जो है इतने साल से डिपॉजिटेड था, रप्चर हो गया और देयर इज एन एम्बोलिस एंड वहां पे क्लॉट बन जाता है, देन द ब्लड सप्लाई इज ब्लॉक्ड, इट कांट गो अहेड। तो ये ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गया, नीचे का जो टिश्यू है उसको खून नहीं मिलता एंड दैट टिश्यू गेट्स डैमेज्ड और वहीं से फिर आपको सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं और यहाँ से सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगेन। धीरे धीरे प्लाक बनते जाता है, वो प्लाक वल्नरेबल होते जाता है। जब नैरो है तब एंजाइना रहता है कि डॉक्टर साहब पेन हो रहा है, बट फिर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ ठीक हो जाता है, मेडिसिन लिया उससे अच्छा लग रहा है। कभी कभी वो प्लाक रप्चर होके ब्लॉक हो जाता है तो देन यू गेट अ हार्ट अटैक। सो ये सारे उसके स्टेजेस हैं, जहाँ पे जितना ब्लॉक होते जा रहा है तो ईसीजी में कैसे चेंजेस आते जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसा होता था कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक होने पर ही पता चलता था कि मेरी आर्टरीज की हालत इतनी खराब है। अब थैंकफुली बिकॉज ऑफ मेनी न्यू इन्वेस्टिगेशंस, मेनी न्यू स्टेप्स, हम प्रोएक्टिवली इसका ख्याल रख सकते हैं, हम प्रोएक्टिवली इसको देख सकते हैं। एक फाइनल एग्जांपल वही है, एक कोरोनरी आर्टरी है। इफ यू कैन फॉलो माय पॉइंटर, यहाँ पे जो एरो बनाया है, यहाँ पे फ्लो ब्लॉक हो गया। यू सी दैट फ्लो ब्लॉक हो गया, पेशेंट स्टार्टेड गेटिंग पेन, डिस्कम्फर्ट, लॉट ऑफ इश्यूज। बट देन जब उनको इंटरवीन करके स्टेंट किया, विच विल शो इन द फ्यूचर स्लाइड्स हाउ दैट स्टेंटिंग इज आल्सो डन, सी द आर्टरी फ्लो इज रिज्यूम्ड। राइट, पर हर बार ब्लॉकेज होना वो कंपलसरी नहीं है। जो हार्ट की आर्टरीज है, आर्टरीज में भी 3 लेयर रहते हैं। तो ये जो वॉल है, ये जो एक पूरा सर्कल, जो एक आर्टरी का वॉल का जो सर्कल रहता है, कभी कभी वो स्पैज्म में यानी कि वो सिकुड़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, पर कुछ कारणवश वो सिकुड़ जाता है
वो स्पैज्म में चले जाता है, पर नेट रिजल्ट तो वही है कि खून का सप्लाई आगे नहीं जाता। मुझे लगता है कि यंग इंडिविजुअल्स में एक्सेस स्ट्रेस होना, कोई एक्सट्रीम बीमारी होना, अल्कोहल, ड्रग्स, सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो लेते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम डाइट करना, ये सारी चीजें भी कोरोनरी स्पैज्म कर सकती हैं। So this is just an example that where the artery has gone into spasm, आगे का फ्लो ही नहीं है, मेडिकेशंस दिया, थोड़ी सी देर में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रेट ग्रुप ऑफ ड्रग्स फ्लो फिर से स्टार्ट हो गया। सो ये कोरोनरी स्पैज्म, इसमें आप एंजियोग्राफी कराएंगे नॉर्मल, ईसीजी किया कुछ नहीं आया, बट व्हेन अ डॉक्टर विल सी इन फर्दर डिटेल वी कम टू नो दैट दिस इज द प्रॉब्लम। ये था कि जहां पे स्पैज्म हो गया है कोरोनरी आर्टरी का, उनको मेडिसिन दी है, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट यानी कि जो सॉर्बिट्रेट है उनको दी है, एंड देन द फ्लो रिज्यूम्ड, एंड यू कैन सी द थिकनेस ऑफ द फ्लो हियर, और यहाँ पे थिकनेस ऑफ द फ्लो कितना स्टार्क डिफरेंस है। वी स्पीक अबाउट दैट लेटर, बट ये आप समझ जाइए कि बोथ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, धीरे धीरे कोरोनरी आर्टरीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसमें हार्ट अटैक, एंजाइना वगैरह होने की संभावना है। कई बार हार्ट फेलियर के बारे में हम सुनते हैं, तो बिकॉज धीरे धीरे ये हार्ट का मसल प्रॉपर नहीं है, ब्लड सप्लाई अच्छे से हार्ट के मसल को नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा डाइंग मसल, अनहेल्दी हार्ट हो गया है, तो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, ये जो इसको अच्छी तरह से पंप करते रहना है, इट कैन नॉट पंप एनी मोर, वो सही से अपना काम नहीं कर पाता, तब हम उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। ये ना सिर्फ ब्लॉकेज की वजह से होता है, दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ हाई बीपी ऑल्सो, कि बीपी इतना ज्यादा है कि हार्ट पंप करते करते थक गया है। मैं दिखाता हूं आपको वो एग्जांपल। देखिए, दिस इज हाउ द हार्ट शुड बी। वेंट्रिकल में इतनी जगह होनी चाहिए कि लेफ्ट लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आए, वहां से वेंट्रिकल भरे, अच्छे से पूरा वेंट्रिकल स्क्वीज हो और एओर्टा में ब्लड बाहर जाए, पर वो नहीं हो पाता बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर वर्क के कारण हार्ट के मसल्स थिक हो जाते हैं। थिक मसल को ज्यादा खून चाहिए, पर वो खून तो हार्ट को खुद को ही प्रोवाइड करना है। बीपी ज्यादा रह रहा है, हार्ट पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, कोरोनरी आर्टरीज की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ आप जा सकते हैं। सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ व्हाट आई शोड यू अर्लियर कि वेंट्रिकल का नैरोइंग हो गया है, ये मसल काफी थिकन हो गए हैं वेंट्रिकल्स के, एंड इट्स एन अनहेल्दी हार्ट। हार्ट फेलियर दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, एक में इजेक्शन फ्रैक्शन मेंटेन्ड है। इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि जब हार्ट बीट होता है, व्हेन द हार्ट पंप्स, तो कितने प्रतिशत खून पूरा वेंट्रिकल में से एम्प्टी होके इट्स गोइंग इनटू द एओर्टा एंड रीचिंग द होल बॉडी, इसमें से कितने प्रतिशत खून एक्चुअली पंप होके आगे जा रहा है। नॉर्मली 50 से 60% होता है, डिपेंडिंग ऑन मशीन टू मशीन, बट जब रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन तरह का हार्ट फेलियर होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन में, तब हार्ट बीट होने के बावजूद वो पूरी तरह पंप नहीं कर पाता, हार्ट के मसल्स की क्वालिटी इंफीरियर हो गई होती है, एक पार्ट डेड हो गया है या इन्फाक्टेड हो गया तो वो बीट नहीं हो रहा, तो 30 से 40% से भी कम खून एओर्टा में जाता है विद डिस्पाइट द हार्ट बीटिंग। सो दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक डिसफंक्शन और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन फेलियर। एक होता है जिसमें थिकनिंग के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में जगह कम हो गई है, तो उसे डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं कि प्रॉपर उसमें फिलिंग ही नहीं हो पा रहा है, उसे हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें 50 से 60% खून जा तो रहा है, पर उसका जो वॉल्यूम है वो ही कम हो गया है। सो दिस इज रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन जो ज्यादा कॉमन है, एंड प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन जो थोड़ा कम कॉमन है। हार्ट फेलियर जैसे हमने कल डिस्कस किया था, एक लेफ्ट हार्ट होता है और एक राइट हार्ट होता है। तो लेफ्ट हार्ट में आर्टीरियल ब्लड होता है, जहां पे पंपिंग के प्रॉब्लम के कारण खून बॉडी में पहुंच नहीं पाएगा, अपना जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। आउटपुट कम होने के कारण क्या होगा, खून कम जा रहा है, टिश्यूज में तकलीफ होगी। बट इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, अगर आपको याद है हमारा लेक्चर, तो उसमें लंग्स में से खून हार्ट में आ रहा है, तो अगर ये आगे एओर्टा में पहुंचा नहीं पा रहा, तो वो रिवर्स गियर एट्रियम में तकलीफ कर रहा है, वो रिवर्स गियर लंग्स में प्रॉब्लम कर रहा है, तो लंग्स में प्रॉब्लम के कारण ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में पानी भरने के कारण सांस में तकलीफ हो सकती है, रात में जैसे ही लेटते हैं खांसी एकदम से आ जाना,
सांस भर जाना, थोड़ा सा चलने पे सांस बहुत भर जाना, फ्रॉथी स्पुटम वाला, एक्सपेक्टोरेशन वाला कफ आना, दीज आर ऑल साइंस ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा था राइट हार्ट मतलब बॉडी से खून हार्ट की तरफ आना चाहिए। तो व्हेन द राइट हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जैम है, ये आगे खून नहीं पहुंचा पा रहा, तो ये बॉडी से खींच भी नहीं पा रहा, तो जो ऑर्गन्स, जो बड़े बड़े ऑर्गन जिनको ड्रेन करना है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिवर है, तो लिवर में कंजेशन हो जाता है। और लिवर में कंजेशन के कारण लिवर के सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि पैरों में पानी भर के सूजन आ जाना, पेट पे एसाइटिस मतलब पेट में भी फ्लूइड भर जाना, वगैरह वगैरह, लिवर फंक्शंस के कारण कई सारी प्रॉब्लम। बट अगेन, अपार्ट फ्रॉम लिवर, गैस्ट्रो इश्यूज कैन ऑल्सो स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज। यूजुअली हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत तो मिक्स्ड ही रहता है हार्ट फेलियर, बट एक लेफ्ट प्रीडोमिनेंट या राइट प्रीडोमिनेंट डायग्नोस करना जरूरी है। तो जस्ट अ ब्रीफ समरी कि इसमें लिवर कारण वेट गेन, फ्लूइड एटसेट्रा, राइट में पैल्पिटेशंस होना, टायर्डनेस वगैरह ज्यादा, वी जस्ट डिस्कस दिस। बट इन अ नटशेल, अगर आपकी सांस एकदम भर रही है, खांसी बहुत ज्यादा आती है, जैसे ही लेटते हैं खांसी बढ़ जाती है, थकान रहती है, फोकस नहीं कर पाते, मेंटल फ्यूग रहता है, डिजीनेस, ब्लैकआउट, गिडीनेस जैसा रहता है, इडिमा, कहीं पे सूजन है, तो आप इमीडिएटली ये चेक करवाएं। हार्ट बीट में अगर आपको प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है, तो इमीडिएटली लुक फॉर हार्ट फेलियर, गेट इट डायग्नोज विद योर फिजिशियन। सो अभी मैंने जैसे हार्ट बीट के बारे में बात की, तो अभी हार्ट बीट में ही हम बात करेंगे रिदम डिसऑर्डर्स के बारे में। सो फ्रॉम हार्ट फेलियर वी मूव ऑन टू रिदम डिसऑर्डर्स। रिदम मतलब जो एक लबडब 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 हार्ट को बीट होना चाहिए, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती है वो क्या है? उसमें कॉमनेस्ट एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये हमारे एट्रिया है, उसमें फिब्रिलेशन होता है, वो सबसे कॉमन है। फिर फ्लटर है, टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये लगभग जानलेवा और घातक हैं। सो रिदम क्या है हार्ट की? साइनो एट्रियल नोड, अपना जो राइट एट्रियम है जो हमने देखा था, वहां पे सबसे पहले वो सिग्नल क्रिएट होता है। वो सिग्नल दोनों एट्रियम के बाद एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में एक स्पीड ब्रेकर पे जाता है, जहां पे उसकी स्पीड रेगुलेट हो जाती है, और वो स्पीड से फिर वो पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड होता है। इसलिए ये जब यहां से यहां पे पहुंचा, सबको इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचा, तो हार्ट के मसल स्क्वीज हुए लब। फिर यहां से जब गया, तब वो सिस्टोलिक स्क्वीज होगा। तो ये लबडब लबडब मोशन ऐसे हार्ट का होता है। रिमेंबर, अब तक हमने जो बात की थी, हमने बात की थी ब्लड सप्लाई। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तब आपके हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। आप जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट है, एट्रिया बीट हुए, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर खून बाहर जाना चाहिए, पर ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में एट्रिया अपने इंडिपेंडेंट रिदम पे है, बट द वेंट्रिकल्स आर बीटिंग फास्टर। बट इन फिब्रिलेशन क्या होता है, ये एक डेंजरस लेवल पे इंडिपेंडेंट रिदम में बीट होने लग जाता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एट्रियम, और वो जानलेवा घातक हो सकता है। तो कभी भी आपको महसूस हो रहा है कि आपकी हार्ट रेट 120 125 से ज्यादा जा रही है, या आपकी हार्ट रेट 60 से नीचे गिर रही है, तो आप एक बार अवश्य अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये ईसीजी एग्जांपल्स हैं, वी वोंट गेट टू मच इनटू दैट, बट ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एटसेट्रा, वी वोंट गो इनटू मच डिटेल ऑफ दिस। बट यस, बेसिक ईसीजी, बेसिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ही आपके डॉक्टर इमीडिएटली आपको हेल्प कर सकते हैं। कभी कभार होल्टर मॉनिटरिंग, 2D एको वगैरह करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसी में वो सडन कार्डियक डेथ क्या है, ये जो ये देखिए, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू द हार्ट। वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला गया, सडनली इट स्टार्टेड बीटिंग एरेटिकली, फ्लोइंग क्लॉट्स एवरीवेयर, लब डब चल रहा था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, सम अननोन रीजंस, अननोन ड्रग्स, दिस कैन कॉज a problem and this can result in a sudden death also. सो चार वाल्व्स हैं हार्ट में। लेफ्ट हार्ट में माइट्रल और एओर्टिक वाल्व रहता है, राइट हार्ट में पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड। हार्ट के जरिए खून पहुंचता है लंग्स में पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, और पूरी बॉडी में जाता है एओर्टिक वाल्व के थ्रू। माइट्रल वाल्व
एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। तो ये वाल्व्स हैं, इसमें ज्यादा डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये वाल्व वन वे वाल्व हैं। वो एक ही तरफ खून का फ्लो मेंटेन रखते हैं, इसीलिए खून आगे पीछे नहीं होता। तो जैसे ही ये वाल्व में प्रॉब्लम होने लगेगी, ऑफ कोर्स द फ्लो, द डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो होना चाहिए, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो अपसेट हो जाता है। वो हार्ट के वाल्व में या तो स्टेनोसिस हो सकता है, जहां पे वो प्रॉपरली खुल नहीं पाता, प्रॉपरली एक्सपांड नहीं हो पाता, तो जितना खून आगे जाना चाहिए वो उतना नहीं पहुंच पाता, पिचकारी जैसे जाता है। या तो रिगर्जिटेशन, ये वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहे, तो मैंने 50% इजेक्शन फ्रैक्शन में खून आगे तो पहुंचा दिया, बट वो वापस गिर गया। सो ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन काफी कॉमन है। एंड थोड़ा बहुत एओर्टिक स्टेनोसिस सभी में आफ्टर द एज ऑफ 65 रहता ही है। बट वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर 2D एको के जरिए और स्टेथोस्कोप आपकी छाती में रख के इमीडिएटली डायग्नोज करके मैनेज हो सकते हैं। बट अगर माइट्रल वाल्व डिसऑर्डर्स है या फिर सीवियर प्रॉब्लम्स है, देन वाल्व रिप्लेसमेंट, वाल्व सर्जरी, बलून वाल्वोप्लास्टी एक्सेट्रा, यही हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं। Just an example of how the valves look in various conditions. कल हमने डिस्कस किया था, ये हार्ट के प्रॉब्लम्स में वल्नरेबल कौन है, इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, उसको हटाइए, उसको नॉर्मल कीजिए। शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, अपनी चिंता को सबसे पहले कम कीजिए, एक्सरसाइज बढ़िया रखिए, नींद बढ़िया रखिए, डाइट बढ़िया रखिए। दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज रिकग्नाइजिंग एनी अदर कार्डियक प्रॉब्लम। राइट देन, कल हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसे कैसे मेजर करना चाहिए, उसे क्यों कंट्रोल करना चाहिए वगैरह, कल रात को 9:30 देखेंगे। ऑलराइट, ये था आज का हमारा कॉमन हार्ट डिजीजेस के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब आपके डॉक्टर आपको कोई डायग्नोसिस बताएंगे या आप कोई रिपोर्ट देखेंगे, तब आप उसको थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। कल हम 9:30 को बीपी के बारे में चर्चा करने के लिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।